प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, आप लाइव देख रहे हैं रेड लाइन का इस्लामाबाद स्टूडियो से ये शो जो बजट से कुछ दिन पहले आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले क्यों नहीं, मेरे पास तारीख क्यों नहीं है, क्योंकि अभी भी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें कहा गया है कि मुमकिना तौर पर 12 जून को बजट पेश किया जा सकता है। अब इस बजट के बहुत सारे पहलू हैं जिसके चंद एक ज़ाविये हम आपके सामने रखेंगे। एक तो है कि आपने रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है, टैक्स जनरेट कैसे करना है, और उसमें बिलखुसूस जो छोटे दुकानदारों के हवाले से जो नई स्कीम आई है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि जो सैलरीड तबका है उसका ख्याल ये है, प्राइवेट सेक्टर से बिलखुसूस मैं बात करूँगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी इसमें आता है, कि बहुत सारी जगहों पर आपने लोगों को छूट दी हुई है और ये जो ताजिर हैं ये उस छूट वाले तबके में आते हैं। तो अब एक नई स्कीम आई है, इसके ऊपर हम बिलाल अज़हर कैनी साहब से बात करेंगे, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना। बातें तो हमने इनसे और भी करनी थी, लेकिन उन्होंने कहा जी कभी मेरे से आप इसी के ऊपर बात करें। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मैं ज्वाइन किया। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना KP के रह चुके हैं और उनको पता है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, और जो बड़े मसाइल हैं मरकज़ और सूबों के, क्योंकि अब मरकज़ ने IMF के कहने पर सूबों को ये कहना शुरू कर दिया कि भाई आप अपने पैसे खुद रेज़ करें, टैक्स खुद रेज़ करें, टैक्स आप पे खुद लगाना है। आप मरकज़ की तरफ देखते रहते हैं, हर जगह पर मरकज़ के ऊपर आपने बटन डाला हुआ है। जो तरमीम आपने आइन के अंदर की है उसके तहत आपने जो वसाइल की तकसीम की है, मरकज़ की जेब में वैसे ही धेला नहीं बचता। तो किसी न किसी जगह पर आकर आपको या वो तकसीम का फार्मूला चेंज करना होगा या फिर ख़ुद रेवेन्यू जनरेट करना होगा। तो उसके ऊपर मसाइल चल रहे हैं। झगड़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। और हम चाहेंगे कि सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब पीपल्स पार्टी के और चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना हमें इस बात का ज़रा जवाब दें कि कैसे उन्होंने, क्या जादू की छड़ी है उनके पास कि उन्होंने बजट को रोका हुआ है। एक आम तस्वर ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो भावताव किया हुकूमत के साथ, उसने बजट की तारीख को रोका हुआ। तो ये तमाम मामला इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हालात पर भी फोकस करेंगे। एक हिस्से में शाह ग़ुलाम कादर हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर। आज वहाँ पर हंगामे रहे, जुलूस निकले, लेकिन अमूमी तौर पर हालात काबू में रहे। एक दो जगहों से कुछ गैर मुसद्दक़ा इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर शहरी ज़ख्मी भी हुए हैं। मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता, तस्दीक शुदा मालूमात मेरे पास होती तो मैं आपको झट से बता देता, लेकिन ज़ाहिर है शाह ग़ुलाम कादर साहब का ताल्लुक़ वहाँ से है और बड़े उहदों पर फायद भी रह चुके हैं, तो ये भी हमें बताएंगे कि क्या हो सकता है। तो बिलाल साहब, तो आपने ट्रेडर्स को मिलवा लिया, फिर ये बड़ा एक ब्रेक थ्रू आपने किया, मैं तो देख रहा था, तो ये तो बड़ा आपने उनको हाथ हौला रखा है उनके ऊपर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शोमत दावत देने का। एंड ऑन अ लाइटर नोट, बकिया जितने भी मौजूद हैं बजट से रिलेटेड, बजट एक दफ़ा पेश हो जाए तो एक एक चीज़ जो आप कहेंगे, आप यकीन करें हम सब की नज़रें उसके ऊपर लगी है, उस तारीख कैलेंडर के ऊपर, वे वेटिंग एंग्शियस। तो इंशाल्लाह उसके बाद आपके पास हाजिर भी होंगे, जो सवालात होंगे जी उसके जवाब देंगे। तो साहब देखिए, ये तो एक हकीकत है कि दीगर हुकूमतें कतई नज़र के कौन सी जमात थी जो हुकूमत में थी, वीव ट्राइड सेवरल टाइम्स एज अ स्टेट कि हम रिटेलर्स को, दुकानदारों को मीनिंगफुली टैक्स पे ला सकें, और ये नाकामी रही है। मगर इस दफ़ा पर हमने कोशिश की, बजट के मशावरती अमल में दीगर लोग आते हैं, दीगर कारोबार, दीगर एसोसिएशंस, मईशत के दीगर तबके और दीगर हिस्से आते हैं अपनी तजावीज़ लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और उन सब से जब मुलाकात हुई तो अंजुमन ताजरान के भी नुमाइंदों से हुई, बल्कि दो अलहदा जो अंजुमन ताजरान की तंजीमें उनसे हुई। तो बात का आगाज़ हमने ये से किया कि माजी में क्या वजह है कि फ़ेल हुई ये स्कीम, और उनसे जब बात निकली तो उन्होंने कुछ अपने खदशात का इज़हार किया। तो उनके साथ मशावरती अमल के नतीजे में महीना डेढ़ लगा के हमने फिर ये स्कीम तश्कील दी। फिर इसका इस फॉर्म का एक फील्ड उनके साथ लॉक हुआ, इस स्कीम का एक जुमला जो है 1 पेजर आपने देखा है वो उनके साथ लॉक किया। सो मच सो कि इवन टेम्पलेट जो मैंने आपको भेजी है, जो स्प्लेट की है, जो उनको मिलेगी, जो FD से जो वो दुकान के बाहर लगा सकेंगे अगर वो स्कीम में आएंगे, वो भी हमने उनके साथ डिज़ाइन लॉक किया। तो मेरा ख्याल है जी मुशावरती अमल से फुल ओनरशिप के साथ, क्योंकि तो पहले ओनरशिप नहीं थी, मेरा ख्याल है जी, पहले जो स्कीमें आई, मेरा ख्याल है जी अच्छी नीयत से स्कीमें बंदी हुई थी, तो शायद इस तरीके से फुल ओनरशिप ताजरों की, दुकानदारों की शायद स्टार्ट से नहीं थी। एंड आई थिंक दिस इज़ क्रिटिकल बिकॉज मैंने भी उनसे इस दफ़ा यही बात की कि हम हुकूमत तक कोई स्कीम इस तरह की लाएगी अगर आपकी तरफ से मुकम्मल ओनरशिप होगी, क्योंकि जब आप 35 लाख दुकानें
स्केल पे शामिल करना चाहते हों, तो जब तक उसकी एक ओनरशिप और एक हमारा ख्याल है इंसेंटिव नहीं होगा तो उस स्केल पे इस तरीके से शमूलियत मुमकिन नहीं होगी। इसलिए आपने देखा कि जैसे ही हमने स्कीम का ऐलान किया तो अंजुमन ताजरान की दोनों तंजीमों ने फ़ौरन पहले उसका मुतालबा किया हमारे ऐलान से पहले, और उसके बाद इसको खैर मेरा मकदम किया। इतना दिल कर रहा है कि मैं भी ऑनेस्ट टू गॉड एक दुकान खोल लूँ। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, मुशावरत हमारे साथ वही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस अंदाज से आपने उनसे मुशावरत की है, उनके नाज नखरे उठाए हैं, ये कोई तरीका है टैक्स करने का? आप ऑनेस्ट टू गॉड, और जो सैलरीड तबका है उससे तो आप बात ही नहीं करते हैं, और सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता तो ठोक के रखते हैं, नहीं झगड़ा साहब? इज़न्ट दैट द केस? सर मैं 45% टैक्स देता हूँ और 45% टैक्स देने के ऊपर 10% सरचार्ज देता हूँ, GST अलहदा, और वो जो फॉरेन एसेट्स जो मैंने गलती की डिक्लेयर की है ना, क्योंकि मैं अपने आप को ईमानदार समझता हूँ, उस पे 1% CVT के नाम से। इनसे तो आपने मुशावरत नहीं की ना जी? फिर क्या नहीं सर नहीं, देखिए किससे जी? ऐसे लोग जो झगड़ा साहब से नहीं, झगड़ा साहब से नहीं सर, गुजारिश है वाला साहब के साथ भी नहीं किया। अच्छा मुझे अलाउ मी, देखिए सर आप इन जैसों से है ना, बहुत से ऐसे, मतलब मैं तो सियासत में हूं, लेकिन जो इस टाइप के लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। सर तलत साहब गुजारिश है, जब से हमने स्कीम का ऐलान किया तो फॉर्मल सेक्टर की भी दीगर तंजीमों ने इसको खैर मकदम किया, स्टार्टिंग विद द पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल, जो कि फॉर्मल रिटेल को रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी की तरफ से गिला आना था तो उन्हीं की तरफ से आना चाहिए था ना, मगर हमने देखा दीगर चेंबर्स ने, FPCCI ने, रावलपिंडी चेंबर ने, दीगर हिस्सों ने फॉर्मल सेक्टर की मईशत की, उन्होंने इसका खैर मकदम किया। क्यों? क्योंकि आपने इतनी आसान स्कीम कर दी, इतना हलवा आपने उनको बना के दिया है, मुझे इजाजत उठाए हैं। नहीं सर, इजाजत दीजिए ना, यू हैव टू डिसाइड, क्या आपने सिफर पे रहना है या आपने इनसे कलेक्शन करना है? यू हैव टू डिसाइड कि क्या आपने टैक्स एवेडर्स के साथ आपने उनको हलवा बना के देना है या उनके साथ वैसी ट्रीटमेंट करनी है सारी दुनिया के अंदर। तो तलत साहब वो ट्रीटमेंट आपने कोशिश की है पिछले 15-20 साल से। 35 लाख दुकानें आज नेट से बाहर हैं। तो आर यू टेलिंग मी कि जो लोग आपके साथ जोर जबरदस्ती कर सकते हैं तो आप हाथ पे हथियार फेंक देंगे? नहीं, आप करें, मगर आप इन्फोर्समेंट स्केल पे आप बहुत कर भी लें। आप 10, 15, 20 हज़ार दुकानें, मेरी 10, 15, 20 हज़ार दुकानें आप एक साल में जाके उनका ऑडिट करेंगे, उनको एक ऑर्डर भेजेंगे, उनसे रिकवरी करेंगे। Will you be able to get 35 lakh shops into the net at scale? I don't think so. झगड़ा साहब मानवी साहब को भी मैं इसको शामिल और तलत साहब इसमें एक और बात, देखिए अगर ये स्कीम कामयाब होती है तो वही तबकात जो आप सही कह रहे हैं, बशमूल सैलरीड क्लास, जो कि इस वक्त बोझ उठा रही है, और चंद कंधे वो बोझ उठा रहे हैं, जब ये कंधों की तादाद फैलेगी तो ही वो बोझ स्प्रेड आउट हो सकेगा। दिस विल बी अ विन विन, अगर हम इनको नेट में मीनिंगफुली ला सके और इनसे कलेक्शन कर सके, और हमें उम्मीद हम करेंगे, बिकॉज इस स्कीम में भी कोई कलेक्ट कर सकता है, आ सकता है, नॉर्मल टैक्स रजीम भी उनके लिए मौजूद है। और तीसरी बात, जो दोनों स्कीमों के अंदर डिक्लेरेशन नहीं करता उसको हम फाइन करेंगे, और ये स्कीम का हिस्सा है, और अंजुमन ताजरान की मुशावरत के साथ ये तय किया है। तो वन वे और अनदर आपको सलाम है अंजुमन ताजरान की जो तंजीम है, उनको सलाम है। वैसे आई टेल यू दे वेरी पावरफुल। योर टेक। मैंने कल देखा, अगर इस स्कीम में एक वे फॉरवर्ड होता ना, मसला क्या है, वे फॉरवर्ड क्या होता कि आप हमें बताते कि ये पहले साल तो ये है, और पब्लिकली बताते, क्योंकि वो अंजुमन ताजरान को भी पता होना चाहिए, और फिर कहते कि दूसरे साल ये बदलेगा, कि इसकी एक शर्त ये है, क्योंकि बड़ा प्रेफरेंशियल रजीम है, राइट? इट कैन बी एज लो एज 20 करोड़ की इनकम पे 25,000 रुपए, तो कम से कम पॉइंट ऑफ सेल्स तो लगा दें। एक्चुअली नॉट ट्रू, तो मैं आपको बता रहा हूं। नो आई नो आप प्रॉफिट पे बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट पे ही आते हैं। नहीं, प्रॉफिट पे भी नहीं है। अलाउ मी 1% है ऑफ जो भी आप सेल डिक्लेयर करेंगे उसका 1%। लेकिन प्रेफरेंशियल तो है ना, परसेंटेज की डिबेट है। थोड़ा सा तो ये तकलीफ महसूस करते, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, ठीक है जी। अब टैक्स किसी को दुनिया में देना पड़ता है अपने हिस्से का, वो कंप्लेन ना करे तो समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कल देखा पाकिस्तान की, लेट्स लुक एट सम नंबर्स। एनी नंबर इज बेटर देन जीरो, व्हिच हैज बीन द केस फॉर सेवरल इयर्स इंक्लूडिंग इन योर गवर्नमेंट। सो अगर ऐसी चीज है तो फिर देख लें, फिर इसी हिसाब से फेयरनेस टैक्स में सबसे बेहतर चीज होती है। फिर मुझे और तलत साहब को भी उसी रेजिम। तो इज इट फेयर कि 35 लाख दुकानदार मुस्तकिल आगे भी टैक्स नेट से बाहर? मैं आपको, चलिए लेट्स गो थ्रू द नंबर्स। ये इन्होंने खुद बताया, इससे आएंगे ज्यादा से ज्यादा 50 अरब रुपए। पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड रिटेल इकोनॉमी, कल मैंने रिसर्च की, 20,000 अरब रुपए की है। 20,000 अरब रुपए के सिर्फ मुनाफे पे टैक्स लगा दें, मुनाफा उसका सिर्फ 5% कर दें,
1000 अरब रुपए हो गया। अब 1000 अरब रुपए पे आप सिर्फ 25% टैक्स लगा दें, 250 अरब रुपए हो गए। दैट्स द फेयर वैल्यू ऑफ टैक्स। ठीक है जी। अब उनको आप ज्यादा से ज्यादा 1/5 टैक्स दे रहे हैं। यहां पे मैं नॉर्वे और स्कैंडिनेविया जितना टैक्स जो है वो दे रहा हूं, और चूंकि हुकूमत मेरे घर पे बिजली नहीं देती, तो वो वहां पे भी ये कहती है कि आपने सोलर लगाए, आप गरीब से चोरी कर रहे हैं, इस पे मैं अभी अलहदा टैक्स लूंगा। अच्छा, अब मैं लेट मी ब्रिंग इन सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, मामला ये है कि अगर कोई तबका मुसलसल टैक्स नेट से बाहर है तो उसको पहले तो आपने ले के अंदर आना है, और उसके बाद फिर बतदरीज डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं उनके पोटेंशियल के मुताबिक, जो मेरे ख्याल में इंटेंट भी है। मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इज़ दिस द राइट वे फॉरवर्ड, या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है इससे मुख्तलिफ है? गो अहेड जी। तलत साहब, एक तो लेट अस एस्टेब्लिश वन थिंग, दैट वी विद सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, चाहे वो पीपल्स पार्टी की रही हो, चाहे वो PMLN की रही हो, चाहे वो PTI की रही हो, वी हैव फेल्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रिटेल सेक्टर। ये पहले लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। जितनी भी हम स्कीमें लाए, ठीक है। जितनी भी हमने चीजें की, जितने भी हमने इनके साथ नेगोशिएशंस की, जितने भी हमने इनके साथ फॉर्मूले तय किए, आज तक कोई गवर्नमेंट हैज नॉट सक्सीडेड, इवन मुशर्रफ गवर्नमेंट हैज नॉट सक्सीडेड टू गेट टैक्स आउट ऑफ द रिटेल सेक्टर। अच्छा, क्विकली पहले तो तो ऐड कर दे, सिर्फ कदा कलाम में ये ऐड कर दे, क्यों आपके ख्याल में क्यों नहीं कर पाए? मैं इसलिए ये एस्टैब्लिश कर रहा हूं, मैं इसलिए ये आपसे एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूं बिफोर गोइंग इनटू दिस कॉन्वर्सेशन, कि वी ऑल शुड नो दिस, कि आज तक इस मुल्क में रिटेल सेक्टर को कोई टैक्स नहीं कर सका। अब अगर बिलाल साहब ने ये स्कीम की है, आपके हिसाब से वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 50 बिलियन ले आते हैं तो मेरा इनको सलाम है। And this is not far. आप We can have this show again after 3 months, and you can find out how much did they recover. देखें, ये एक ऐसा सेक्टर है। बैनो सतूर, आप क्या कह रहे हैं? यू आर नॉट होपफुल, यू वांट दिस, आप चाह रहे हैं कि ये हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि शायद ये ना हो। मैं जरा आपका ड्रिफ्ट समझना चाह रहा हूं, किस तरफ झुकाव है आपका? आई एम नॉट होपफुल। ठीक, देखें, एक तो आपके पास जो कलेक्शन आर्म है वो इटसेल्फ फेलियर है। FBR इज अ फेलियर, इट हैज बीन सक्सेसिवली 10 साल से फेलियर है। ना हम चेंज कर सके FBR को, ना PMLN चेंज कर सकी, ना PTI चेंज कर सकी। हम बस उसका टॉप मैन चेंज करते रहते हैं, एंड द सिस्टम कंटिन्यूज विच इज अ फेलियर, एंड वी आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट। उसी FBR को हम बुलाते हैं हर बजट में और कहते हैं इस साल तुमने इतने पैसे रिकवर करने, और वो कहते हैं जी सर हम इतने रिकवर करेंगे, और एवरी ईयर हमें पता है कि ये रिकवर नहीं करेंगे। तो वी आर डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन विच वी नो दैट वी विल फेल। तो अच्छा, अगर रुक जाए अभी जरा, ये इसमें बहुत मरतबा आपने फेलियर का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो जरा मैं जानना चाहूंगा कि बिलाल साहब का जो ऑप्टिमिज्म है वो कहां से आ रहा है? गो अहेड जी, ये हिस्ट्री है जी। ऑप्टिमिज्म इधर से आ रहा है कि तलत साहब, ऑनेस्टली जब ये एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की मुशावरती अमल, तो उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं था कि एक नीयत थी कि हर सूरत एक स्कीम लानी है। ठीक, ये स्कीम वाज बोर्न आउट ऑफ दैट कंसल्टेशन, और जब अंजुमन ताजरान की दोनों तंजीमों से और अलग-अलग उनसे जब, और फिर उनके साथ सिर्फ ये नहीं था कि एक दो अशखास से, उनके मुल्क के दीगर हिस्सों जो नुमाइंदे थे वो भी मशावरती अमल में आए, उनके साथ सवाल जवाब हुए, उनके खदशात सुने। मैं ख़ुद कराची गया, कराची में ताजरों से, स्मॉल ट्रेडर से मुलाकात हुई, तो जब उनके साथ हमने देखा और उनको मैंने देखा कि प्रैक्टिकली उनको इसमें अपना बेनिफिट नज़र आ रहा है, और देयर इज़ नो डाउट दिस इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, दिस इज़ डिफरेंट टू द रेस्ट ऑफ द टैक्स रिजीम, बट उनको जब इसमें एक इंसेंटिव नज़र आया और उस इंसेंटिव के लिए दे वर विलिंग टू पे,
तो दैट गेव मी कॉन्फिडेंस कि इंसेंटिव ड्रिवन स्ट्रक्चर के साथ ये आगे चल सकती है। अब आगे एक वजाहत अगर दे दें तो आपने फरमाया कि इरादा नहीं था इस स्कीम को लाने का, जब उनकी तरफ से इसमें दिलचस्पी का इजहार किया। इरादे से मुराद ये कि ये नहीं था कि हमने पहले से दिमाग बनाया हुआ था कि स्कीम लानी है और उनको उस पर आमादा किया। कोई स्कीम भी नहीं लानी थी? नहीं, हम लानी थी। देखिए कोई ना कोई रिटेलर्स को तो टैक्स नेट में लाने का तरीका है, लेकिन इस तरीके से नहीं। एक तरफ देखिए डिजिटल इनवॉइसिंग की तो एट द टियर 1 रिटेलर एक्सेट्रा वो एफर्ट जारी है, बट एट स्केल फॉर द छोटा दुकानदार जब इनसे मुशावरती अमल शुरू हुआ तो वी केम टू द कंक्लूजन कि दिस वुड बी अ फास्टर वे कि आप लोगों को टैक्स नेट में ला भी सकें सादा फॉर्म के साथ, एक प्लेट दें जिससे उनको ज़हनी सुकून मिले, और दूसरा एक रकम आप उनसे हर दुकानदार से। लेकिन जिसने हासिल करने निज़ाम ने मांडवी साहब ने जो मांडवी वाला साहब ने जो आर्गूमेंट किया, वो निज़ाम करप्ट टू द बोन है, इनफेक्टिव है, इनएफिशिएंट है, जिसके जरिए आपने स्कीम इंप्लीमेंट करनी। तो उनका जो ये अच्छा सवाल है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस स्कीम प्रोटेक्ट्स द शॉपकीपर फॉर्म। क्योंकि हम दुकानदार को क्या कह रहे हैं कि आप एक सादा फॉर्म जमा करें, उसके मुताबिक जो भी आपकी टैक्स रकम बनती है विद होल्डिंग टैक्स उसमें से एडजस्ट करके आप वो रकम जमा करें। उस रकम को जमा कराने के बाद और स्कीम में आने के बाद FBR की एक प्लेट आपको मिलेगी। अगर आप चाहें आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, मैंने आपसे शेयर की है, सब्ज रंग की एक प्लेट है। वो प्लेट वो अपनी दुकान के बाहर लगाएगा। FBR का इंस्पेक्टर उन गलियों में घूम रहा है और अगर वो ये प्लेट देखता है और उसका QR कोड स्कैन करता है और वो प्लेट जायज़ है और उसी दुकानदार की है जिस दुकान के बाहर लगा हुआ है, FBR का इंस्पेक्टर लीगली उस दुकान में दाखिल नहीं हो सकता पूछगछ के लिए। ये इसका स्कीम का हिस्सा है, बिकॉज हमने वो डिस्टेंस क्रिएट करना है। अपने FBR के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, देखिए जो मसाइल हैं आपने प्रैक्टिकली आपने चीजें हमें आपने FBR के नहीं सामने डाला हुआ है, उनको FBR से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं देखिए दोबारा से मैं कहूँ नहीं एंड तलत साहब, ये दूसरी बात ये भी आपने बात दुरुस्त की है। आप इस बजट में देखेंगे कि FBR की रीऑर्गेनाइजेशन का बाकायदा एक बिल आ रहा है जिसमें असेसमेंट और ऑडिट दोनों को हम फेसलेस करने जा रहे हैं, रीजनल करने के बजाय आम शहरियों को, फाइलर्स को, हर किस्म के फाइलर को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो फील्ड ऑपरेशंस का भी विंग होगा उसको भी वो भी असेसमेंट और ऑडिट में विदाउट डिस्क्रिप्शन काम करेगा। टू गुड टू बी ट्रू या बहुत ज्यादा एरी फेरी है, बहुत तजर्बाती है क्या? देखिए, आई कैन सी द एफर्ट दैट बिलाल हैज मेड। इसमें जो है वो आई विल गिव हिम दैट, ठीक है जी, उसकी बात। आई डोंट अंडरस्टैंड नंबर वन कि ये आपने कहा जो वो फॉर्म फिल करेंगे मैनुअल फॉर्म होगा? नहीं, इट विल बी एन ऐप, तो मैन्युअली भी भर सकते हैं और ऐप FBR के साथ इंटीग्रेट होगा जो। जी बिल्कुल, इट विल बी एन ऐप जो आईरिस के साथ कनेक्टेड होगी, बिल्कुल कनेक्टेड, और उसके ऊपर सादा ऊपर दुकानदार की तफसीलात है, फिर एक इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है जहाँ पे माल फरोख्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और दीगर और हिस्से, और फिर एक वेल्थ स्टेटमेंट का एक हिस्सा है जो कि एक सादा उर्दू फॉर्म में, ये मकामी ज़बानों में भी मौजूद होगा, पश्तो, बलोची, सिंधी, दीगर ज़बानों में। हाउ कैन वी एग्जेम्प्ट देम फ्रॉम ऑडिट? देखें जब वो हो जाएगा। और दूसरी बात, मसला ये होता है इन चीज़ों में, अगर वो आई कैन सी कि ये कहाँ से आ रहे हैं। ये देखिए, किसी ने एफर्ट किया हो तो उनकी पर्सनल एफर्ट को जो है वो अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। नहीं, हम नहीं अंडरमाइन कर रहे, हम तो जानना चाह रहे हैं। बट आई थिंक एट द सेम टाइम आप अगर ये देख लें कि इन चीज़ों से जो डिस्टॉर्शंस पैदा हो जाती हैं ना, अब देखिए मेरे अगर 20 करोड़ के बजाय 40 या 60 करोड़ का बिजनेस है, मेरे पास ये चॉइस नहीं है। अब मैं खामखा सोचूंगा मैं इसको 3 हिस्से जो है वो ब्रेक करूं, इसका एडवांटेज मैं आपको एक ब्रेक से मैं याद है, आई हैव टू टेक अ ब्रेक एंड देन वी गेट इनटू दिस। हमारे पास 6 मिनट और के पास भी जाएंगे, उन्होंने भी एक पॉइंट रेज करना है। गो अहेड जी, ब्रेक लिए। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हमने बजट के एक पहलू को टेकअप किया हुआ है कि छोटे दुकानदारों से जो रिटेल सेक्टर के अंदर हैं, आपने टैक्स किस अंदाज से वसूल करते हैं, जो सैलरी तबका है उससे किस अंदाज से वसूल करते हैं, FBR की जो जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं होती, नई नई स्कीमें आपको लानी पड़ती हैं। तो हमारे पास सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब भी मौजूद हैं। तैमूर झगड़ा साहब, आप ब्रेक से पहले एक पॉइंट रेज करें तो कंप्लीट कीजिएगा ताकि फिर मैं जाऊँ मांडवी वाला साहब के पास। पॉइंट ये है कि जो डिस्टॉर्शन होगी, शायद बिलाल ने कोई तरीका निकाला हो, बट अगर मेरा लेट से 30 करोड़ का कारोबार है तो फिर मैं इसके लिए क्यों नहीं जो है वो ना। तो देखें, कभी कभी यू हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ना टैक्स नेट ब्रॉड करने पे जिसको तकलीफ है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो या इनकम टैक्स पेइंग सैलरीड या नॉन सैलरीड हो, उसको तकलीफ इसी की है कि अगर मैं दे रहा हूं 50% तो जो डॉक्टर या वकील कमा रहा है, चूंकि वो आपके लिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, वो क्यों नहीं दे रहा। यही मसला जो है वो रिटेलर का। ऐसे आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ता बिकॉज वो अनफेयरनेस जो है ना वो रहती है। इंसेंटिव होता है कि हम भी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, हम भी तंजीम बना लेते हैं, वैसे आपस की बात है।
ताकि आप हमें बुलाएं। If you allow me to raise, and I would like to say कि तैमूर साहब has been asking and raising constructive points, and these are good questions. इसी इशू को एंटिसिपेट करते हुए हमने इसमें एक शर्त लगाई है कि जो मौजूदा फाइलर है दुकानदार, सिर्फ वो दुकानदार इस स्कीम में दाखिल हो सकता है जिसके पिछले 3 सालों के अंदर किसी भी एक साल 20 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर डिक्लेयर्ड नहीं है, ताकि जो बड़ी दुकान इसमें आने की कोशिश करें हम उससे प्रोटेक्ट करें। दूसरी शर्त ये है कि अगर कोई इस मयार पे उतर के इस स्कीम में दाखिल होता भी है मौजूदा फाइलर, तो उसने कम अज़ कम पिछले साल जितना टैक्स देना होगा ताकि वो रेवेन्यू हमारा प्रोटेक्ट हो। दिस पर्टिकुलर कंडीशन हैज़ बीन पुट इन पर्टिकुलर एग्जैक्टली टू डील विद दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, और इस स्कीम के टेक्स्ट में दर्ज है। सेनेटर साहब जी, योर रिस्पॉन्स, ये अब आपने स्कीम की मुख्तलिफ तफसीलात पहले भी आपको मालूम है, मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि क्या टैक्स जी गो अहेड। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इफ बिलाल हैज मेड दिस एफर्ट वी विल सी इफ इट वर्क्स। आज तक तो हम रिटेल सेक्टर से कुछ नहीं ले सके, तो अगर इस स्कीम से अगर इनको 50 बिलियन मिल जाता है तो एटलीस्ट ही हैज अचीव्ड समथिंग better than all the other governments that have been coming and trying to tax the retail sector. So we should support him on this effort that he has made, instead of criticizing कि आपने बड़ा सस्ता सौदा कर लिया। भाई सौदा था ही नहीं ना, आज तक हो रहा था। अब अगर सस्ता हुआ या महंगा हुआ तो दैट इज बिसाइड द पॉइंट ना। एक चीज देखें कि ये भी सक्सेसफुल होती है कि नहीं। अगर ये भी नहीं होती तो देन you realize कि retail sector is a gone case for us. लेकिन सेनेटर साहब गुजारिश ये है कि किसी भी महज़ब मुआशरे के अंदर जो टैक्स की बेस है वो फेयर इक्विटेबल होनी चाहिए। आप एक तबके को किसी भी वजह से आप रियासत की ताकत को मद्देनज़र रखते हुए, हुकूमत की जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी भी एक तबके को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हमारी अंदर की डिबेट में तो ये बात ठीक है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लोग जो हैं जिनकी सोर्स के ऊपर आप डिडक्ट कर देते हैं और दबा के उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? तलत द पॉइंट इज ये क्या करें? दे हैव अ इंस्टीट्यूशन विच इज अ फेलियर। अगर उसकी इन्फोर्समेंट में जाते हैं तो वो आज तक इन्फोर्समेंट ही नहीं हो सकी ना। इन्फोर्स कहाँ से करें? देखें, आप अगर ये चाहते हैं जो आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो कौन करेगा? एफबीआर करेगा ना। तो एफबीआर कैन नॉट। एफबीआर हैज ईयर आफ्टर ईयर दैट दे आर अ फेलियर। You are again asking the failure organization to do the same thing every year. They can't do it. Either you झगड़ा साहब आपके पॉइंट पे पिकअप करते जी बताइए। आई डिडंट नो कि ये बात कर रहे थे। देखें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तब होती जब हम एक्चुअली थोड़ा सा देख लें। आजकल सारा चर्चा ये है कि समहाउ जो है इस मुल्क में सबसे बड़े विलन सूबे हैं। ठीक है जी। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, हमने अभी एक डॉक्यूमेंट भी पब्लिश किया है विद बजट प्रपोजल्स, और उसमें हमने 2 सजेशंस इस टाइप के स्टिकी टैक्सेस के बारे में दी है। इन्फोर्समेंट का मसला है। इन्फोर्समेंट चाहे आपको टैक्स में चाहिए हो, इन्फोर्समेंट चाहे आपको पावर थेफ्ट में चाहिए हो, इन्फोर्समेंट आपके लिए सूबे ही कर सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पे उनके पुलिस फोर्सेस हैं। बलोचिस्तान का मुझे नहीं पता, इवन दो हमारी गवर्नमेंट्स नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है। तो आपका आइडिया क्या है? सिंध, पंजाब, केपी, इनकी प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज तीनों एफबीआर से ज्यादा क्लीन है। जीएसटी की कलेक्शन उनको दें, कलेक्शन उनको दें एज कलेक्शन एजेंट। चले सिर्फ ये बड़े शहरों के दे दें, कराची, लाहौर, पेशावर, ठीक है जी, एज एन एक्सपेरिमेंट। उनको वही टारगेट दें जो आपने खुद कलेक्ट करना है, और उसके ऊपर जो है वो सूबे को अपसाइड दें, और बदले में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की कलेक्शन जो है वो एफबीआर में डालें, ताकि एक रिटर्न पे जो है वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आए। नाउ दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। करके दिखाएं। इन्फोर्समेंट हो जाएगी। हमारे पास 30 सेकंड से बता दीजिए। इन्फोर्समेंट हो जाएगी। 3 सालों में एफबीआर के रेवेन्यू 7 ट्रिलियन से 13 ट्रिलियन तक गए हैं। बट the issue is कि still the tax net is still not wide enough. ठीक है। So I don't think enforcement करवा पाएंगे कि नहीं? नहीं सर, वो enforcement की बात में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। इस साल भी कलेक्शन आपको नजर आएगी तकरीबन 400 अरब रुपए की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले साल भी आएगी। मांडवी वाला साहब, आपके पास 30 सेकंड्स है जी, बताइए। जी, जो झगड़ा साहब कह रहे हैं ना, ये प्रपोजल तो फेडरल गवर्नमेंट को कई साल दिया है हमने कि आप ये सेल टैक्स का, गुड्स का, ये जितनी रिटेल का, ये आप प्रोविंसेस को दें, बट वो एफबीआर होने नहीं देता।
वो चाहता ही नहीं है कि ये प्रोविंसेस को जाए, बिकॉज दे नो प्रोविंसेस। मरकज के इदारों को भी तो शौक है ना जी, ताकत उन्होंने अपने पास ही रखनी है। ऑन अ लाइटर नोट भी हमारे पूरा जून का महीना मांझीवाला साहब के पास स्टैंडिंग कमेटी में गुजरना है, तो ये मुकालमा वहाँ पे जारी रहेगा। वो कह रहे हैं हम आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं कायमा कमेटी में, तो वहाँ पे मुकालमा हम ये जारी रखेंगे। आई हैव टू लीव इट देयर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसमें हम आपको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हालात से आगाह करेंगे। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की तरफ हम चलते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जहाँ पर तलाल चौधरी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर हैं, उनके मुताबिक हालात काबू में हैं। जो वहाँ से बहरहाल ख़बरें आ रही हैं, एहतजाज जारी है, लोग बाज़ ज़िलों में जत्थों की सूरत में जा रहे हैं, एक दो जगहों पर ज़ख्मी होने की ख़बरें हैं। मुस्तनद ख़बर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कल तक हमारे पास तस्दीक शुदा ख़बरें हों, लेकिन ये मामला इतना गंभीर हुआ क्यों? शाह गुलाम कादर साहब जो अपोजिशन लीडर हैं आज़ाद कश्मीर में, सदर है मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर में, उनका शुक्रिया जी। क्या गलती हुई कि नौबत यहाँ तक पहुँची? गलती मेरे ख्याल में रिलैक्सेशन बहुत देर नहीं गई, इब्तदा से ही रिलैक्सेशन दिया। लोग कहते हैं सख्ती ज़्यादा की। नहीं, ये जब ये इनकी इब्तदा हुई, इब्तदा होती है आटे से, आटे से फिर बिजली पे जाते हैं, बिजली से पीका एक्ट पे जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी कुछ और मुतालबात हैं, और जब उनको कहा जाता है कि जी आइए मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात से इनकारी हो जाते हैं। 14 लोग जिसमें से 4 सिक्योरिटी एहलकार, 10 सिविलियन, उनकी हलाकतों के बाद वही माहिदा हो जाता है, जो आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए था। नहीं, उस वक्त अगर ये पहले जिस वक्त आटा और उस पर जिस वक्त हम पहुँचे थे, उस वक्त अगर जो MLAs की गवर्नमेंट थी, किसी पार्टी की तो थी नहीं, ठीक, अगर उस वक्त पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व किया जाता, या जो कैबिनेट के मेंबरान ने जो माहिदा किया था, जो माहिदा कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, उन्हीं के ज़रिए नेगोशिएशंस रहती तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना तो पहला जो खुरेजी है पहली के वो ना होती कभी भी ना। लेकिन जब हो गई तो उसके बाद मुआहदा करना चाहिए था। उसके बाद फिर चॉइस कोई नहीं थी, उसके बाद उस मौके पर चॉइस कोई नहीं थी। समझा ये गया कि चलें एक चीज़ को अवॉइड करना है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा जी 23 अरब रुपये हम दे देते हैं, और इनको आटा, आज भी आटा आज़ाद कश्मीर में 2000 रुपये मन है, और बिजली के जो है घरेलू सार्फिन के लिए 3 रुपये यूनिट है। लेकिन यहाँ पे आगे ये रुकते नहीं है। इनका मसला जो है वो ये है कि ये जो मुज़ाकरात अब जो लास्ट हुए उसमें 38 नुकात थे, 38 नुकात उन्होंने कहा जो आपका हमारा माहिदा हुआ। तो साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, एक कमेटी बनी, बाकी बातें हम एक तरफ रखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी कि चाहे देख लेते हैं कि मार्जिन सीटें रखी जा सकती हैं, हटाई जा सकती हैं। इससे उस कमेटी में पीपल्स पार्टी ने अपना एक वकील दिया, हमने एक सीनियर लॉयर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी हम मुस्लिम लीग के इस लॉयर के साथ नहीं बैठेंगे। बात यह है कि वो मुनसफ भी वो मुद्दई भी वो, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, हमने कहा कि चलें उसको बदला लेते हैं, कोई बात नहीं, हमने बदल दिया। 3 मीटिंगें हुई, एक में आए, 2 में बायकॉट करके। मकसद उनका अगर मकसद क्या है फिर, अगर बातचीत नहीं, मकसद क्या है आपके ख्याल में? ना वो बंदूक रख के कहते हैं कि जी जो कुछ हम कहते हैं मान ले तो वो मुज़ाकरात कामयाब होंगे, वरना नहीं होंगे। अच्छा, आम से एक सवाल लोग मुझसे कर रहे हैं, ये मौका बन गया है, ये लोग कौन हैं, इनकी सपोर्ट इतनी क्यों है? देखें, ये इसके पीछे थोड़ा सा अगर आप जाएं, 2021 में आज़ाद कश्मीर में PTI को मुसल्लत कर दिया गया। उसकी जो वो है ना भानमती का कुंभा, कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, वो जो जोड़ के वो 2 साल हुकूमत में रहे, 2 वज़ीर आज़म ले आए, डिलीवर कुछ नहीं हुआ। जब वो डिलीवरेंस कोई नहीं हुई तो फिर उनका ही फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया, PTI का ही जी। उसमें फिर अब सपोर्ट में मुस्लिम लीग के 4 वज़ीर बन गए, 9 वज़ीर पीपल्स पार्टी के बन गए, तो अपोजिशन रही। नहीं, मोहल्लों में कैसे फैल गया, फिर मैं ये जानना चाह रहा हूँ। चले वो तो पावर पॉलिटिक्स ऊपर की होगी, मोहल्लों में कैसे फैल गया, दुकानों में कैसे फैल गया, बाजार में कैसे फैल गया? देखिए आप जो मर्जी कहें, और मुझे पता है कि इसके ऊपर मीडिया पे किस किस्म की डिबेट हो रही है, लेकिन लोग निकलते हैं ना। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, वो ऐसा है कि जब 2023 में पंजाब में फसल गंदम की अच्छी नहीं हुई, यहाँ पे 6,000 साढ़े 6,000 रुपया मन बिक रहा था आटा। आज़ाद कश्मीर में सरकारी रेट था 3150 रुपये,
तो क्या होता है, होता ये है कि वहाँ से स्मगल होता है, यहाँ से वहाँ आटा जाता ही नहीं, आधा इधर बिक जाता था। प्रॉफिटेबल, मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस जो था वो उस वक्त था। हमने असेंबली में आवाज़ उठाई कि भाई इसको कोई हल निकालें। अभी उसका हल निकला ही नहीं था कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्ट्रिसिटी के बिलों पर दे दिया गया। जो इलेक्ट्रिसिटी के बिलों पे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, तो एक तसलसल है आपके ख्याल में बज़ाहिर छोटी छोटी गलतियों का जो अब इस सूरत हाल में मुंतज हुए। ये बिल्कुल ये इसी तरह ही है। अभी भी लास्ट जो उनके साथ मुज़ाकरात हुए, मैंने सिर्फ एक दो सवालात किए और जो प्रपोजल्स थे वो हमने दिए। मैंने उनसे सवाल किया कि ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, महाजिन को हम निकाल देते हैं, सीटें ख़त्म कर देते हैं, तो आप हमें बता दें आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर फिर नहीं रहेगी, फिर इसका खदो खाल क्या होगा, फिर तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर बन जाएगी, तो इसका खदो खाल क्या होगा वो आप हमें बता दें, क्या होगा, सदर रहेगा क्या। लेकिन आप उनसे अलहदा बहस में उलझ गए ना। बुनियादी बात मैं अगर गुजारिश करूँ तो ये तो जो रिवायती सियासतदान हैं और अच्छे सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, उनका बहुत बड़ा फेलियर नहीं है कि एक पूरी की पूरी जनरेशन, जब मैं इनका प्रोफाइल देखता हूँ एहतजाज करने वालों का, सारे जवान लोग हैं। नहीं, उसमें एडेड उनका एडवांटेज क्या हुआ? एडेड एडवांटेज ये हुआ कि एक तो उन्होंने आटा और बिजली वो उनके सक्सेस स्टोरी है। तो आप मुतबादिल बयानिया क्यों नहीं बनाया फिर? आपकी हुकूमतें थी। फिर ये हुआ कि उनके साथ पीटीआई जो आइसोलेट हो गई, तो पीटीआई का वो जो वर्कर उनके साथ मिल गया, उनके साथ मिला। आज भी उनके साथ जो पीटीआई का वर्कर है, सबसे 80% लोग जो हैं वो पीटीआई के वर्कर हैं। वो तो हमें बता रहे जेकेएलएफ वालों ने हाईजैक किया। नहीं, जेकेएलएफ वाले तो देखे ना, जेकेएलएफ वाले तो हमने कोई 50 साल से देखे हुए हैं, वो काम से दूर तो नहीं है। तो पीटीआई वाले क्या आपने पहली मरतबा देखे थे? तो आपने बहुत अरसे से देखे। नहीं, पीटीआई वाले इतने उसमें नहीं थे ना, चूंकि वो इलेक्शन में। हमने इनसे कहा कि आप ऐसा करें कि आप आ जाएं इलेक्शन में, आप अपने वोट ले लें, आप जीत जाएं, आपके पास बहुत पॉपुलैरिटी है, तो उसके बाद जो तरमीम करनी है कर लें। नहीं, इलेक्शन वैसे अगर फेयर हो तो वो क्या जीत नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे, इसीलिए तो भागते हैं। तो सड़क के ऊपर उनके पास बंदा फिर क्यों? आपके बंदे किधर हैं? नहीं, हमारे बंदे, हम क्या वहाँ सिविल वार कराएं? नहीं, सिविल वार की बात नहीं है, आपको फिर अपने जलसे करने चाहिए, लोगों तक हमारे जलसे चाहिए। डियास्पोरा से मुझे खबरें मिल रही हैं, वो तो लोग इनकी बातों पे यकीन करते हैं। नहीं, देखिए ना, डियास्पोरा में एक और तरह का इशू है। डियास्पोरा कहाँ गया? हमारे पुंछ डिवीज़न और मुजफ्फराबाद डिवीज़न से डियास्पोरा नहीं है। डियास्पोरा है सिर्फ मीरपुर डिवीज़न। ठीक है, उसमें कोटली, डडियाल, मीरपुर और भिम्बर, ये हैं जो टोटल जो हाइपर एक्टिव एरियाज है, वहां से डियास्पोरा गया हुआ है। क्विकली, बिल्कुल आखिर में, अब आगे क्या होना चाहिए? तो मेरे ख्याल में तो अभी जो सिचुएशन हुई है, एक तो ये है कि जी प्राइम मिनिस्टर एजेके ये जो डाइल्यूटेड बातें कर रहे हैं, ये बातें करना छोड़ दें कि जी मैं नहीं चाहता था। और तो पीस पार्टी ने पोजीशन अपनी ली, आप कह रहे हैं कि ठोक के बस अब नहीं, वो एक पोजीशन लें और उसके बाद वो जिम्मेदारी उठा के फिर अभी फिर एपीसी बुलाएं और सिचुएशन बताएं कि क्या क्या है। आज 5 रॉ के एजेंट पकड़े गए मुजफ्फराबाद से, तो बात यह है कि वो हमें ब्रीफ तो करें, ताकि अगर कोई रास्ता बीच में, अगर उन्होंने कहा कि निकालना है तो वो रास्ता तो बताएं। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हालात और अहवाल ये है, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।